करते हैं केमिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर को। केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन समाप्त कर चुके हैं। केमिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर की ओर इंटर करते हैं, स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर को। इसमें सेकेंड चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाएं। देखते हैं क्या है। स्टार्ट करने के पहले समझ लीजिए कि हम चीजों को जिस समय समझा रहे होंगे, आप ध्यान से इन चीजों को सुनिए और समझिए, क्योंकि यदि हम जब समझा देंगे तब हम लास्ट में इसे डिक्टेट करवाएंगे, इसे लिखवा भी देंगे। लेकिन यदि आप अभी जल्दबाजी करके अभी लिखने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आएगा, लेकिन आपका जो दिमाग है वो समझने की तरफ कंसंट्रेट ना करके लिखने पे ध्यान देगा। तो पहले चीजों को समझिए, समझने के बाद जब हम लिखवाएंगे तो आप लिख लीजिएगा। ईच एंड एवरी पॉइंट जो भी हम समझाएंगे उसे क्या करेंगे, लिख देंगे। तो आप जब लिखेंगे तो आप नोट्स बनाते चलिएगा। आप हमारे साथ जब नोट्स बनाते चलिएगा तो एट ए टाइम ऑफ रिवीजन आपको बहुत हेल्प करेगा। जब आपका एग्जाम आ रहा होगा तो आप जल्दी से इसे रिवाइज कर लीजिएगा और 1 या 2 बार रिवाइज कीजिएगा। हमारे पढ़ाते के समय ही आपको लगभग चीजें याद हो जाएगी। लेकिन जब हम बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड रहता है उसमें चीजें रहती नहीं है, तो वो आपके दिमाग से निकल सकती हैं। तो आपको बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन जो है की है सक्सेस का। समझ लीजिए कि आप यदि बार बार रिवीजन नहीं करिएगा तो कुछ ना कुछ पॉइंट आपके दिमाग से स्किप कर जाएगा। तो आप इसे बार बार रिवाइज कीजिएगा जब हम इसे पढ़ा देंगे तब। तो स्टार्ट करिए स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर का जो क्लासिफिकेशन होता है ना, वो 2 तरीके से किया जाता है। पहला तो इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है और दूसरा तरीका क्लासिफिकेशन का है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं आज। फिजिकल क्लासिफिकेशन, स्टेट्स ऑफ मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन पहला तो सॉलिड, इसे क्लासिफाइड किया जाता है 5 तरीके से। सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड को बोलते हैं हिंदी में ठोस, लिक्विड को द्रव। देखिए हम दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाएंगे, तो जिसे इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो हिंदी में देखिए, जिसे हिंदी में प्रॉब्लम है वो इंग्लिश में समझिए। तो जब हम खत्म करेंगे केमिस्ट्री को तो आप देखिएगा कि आपका ईच एंड एवरी पॉइंट आपको उसका हिंदी भी पता होगा और इंग्लिश भी पता होगा। तो आप ध्यान से देखते जाइए इसे, क्योंकि हम दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए इसे लेके आए हैं केमिस्ट्री को, और आपको बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम में। यदि एग्जाम में आप कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि हिंदी में समझ में नहीं आया, पटांग कुछ लिख दिया, उसका दूसरा मीनिंग लिख दिया, दूसरे तरीके से उसे लिख दिया, तो आप उसे इंग्लिश में क्वेश्चन को देख लीजिएगा और आपको इजीली पता चल जाएगा कि वो लिखना क्या चाह रहा है। तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है ये कोर्स। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाया जा रहा है। सॉलिड, लिक्विड, तीसरा क्लासिफिकेशन है गैस, गैस को हिंदी में गैस ही कर सकते हैं। फोर्थ है प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा को भी हिंदी में प्लाज्मा ही कहते हैं। और
नेक्स्ट है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट। चलिए BEC, ठीक, BEC। अब समझिए, एक एक करके हम सभी चीजों को समझाते हैं, चीजों को समझते हैं। सॉलिड, ठोस, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। सॉलिड को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सॉलिड और ठोस जो है, कोई भी सामान आप ले लीजिए, जैसे आपके पास ये पेन है, इस पेन का जो शेप और साइज है वो क्या है, डिफिनिट है, ये बदल नहीं सकता। तो इसको क्या कहेंगे, ठोस है। ठोस का हमेशा शेप और साइज जो होता है वो डिफिनिट रहता है, डिफिनिट। तो क्या कहेंगे, ठोस का क्या होता है, शेप एंड साइज। शेप कहने का मतलब हुआ इसका आकार, और साइज कहने का मतलब हुआ उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम को हिंदी में कहते हैं आयतन। समझिए इसे, ये इसका क्या होता है, डिफिनिट शेप एंड साइज। साइज कहने का मतलब है यहाँ पे वॉल्यूम से, वॉल्यूम से। शेप मतलब होता है आकार, तो इसको हिंदी में कहेंगे जिसका निश्चित आकार और आयतन, आकार और आयतन, आयतन। देखिए, सॉलिड का जो है शेप और साइज तो निश्चित होगा ही, लेकिन उसका जो डेंसिटी है वो डेंसिटी बहुत अधिक होगा। तो डेंसिटी अधिक होगा उसका, क्या, डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं घनत्व। घनत्व उसका अधिक रहेगा, तो डेंसिटी, इसका डेंसिटी क्या होगा, हाई। इसका घनत्व क्या होगा, इसका जो घनत्व है, घनत्व क्या होगा, अधिक है। घनत्व क्या है, अधिक है। देखिए, इसका घनत्व यदि अधिक है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। गलनांक इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, घनत्व यदि ज्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। सो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा। किसी भी सॉलिड को लेते हैं तो इसका साइज और शेप जो फिक्स है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि इसके बीच की दूरी, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर रहेगी। हर मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बराबर रहेगी। जैसे लेते हैं यहाँ एक फिगर, ये कॉम्पैक्टेड रहता है, ये सॉलिड है, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी क्या है, बराबर। सबके मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी क्या है, बराबर करने का मतलब वो बहुत कम। बराबर बोल रही है उसे गलती, गलती मतलब इसकी मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी जो है बहुत कम रहेगी। मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो क्या है, लेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को हिंदी में क्या कहते हैं, अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक स्थान। इसको हिंदी में कहेंगे
अंतर आणविक स्थान, इसका अंतर आणविक स्थान क्या होगा? कम होगा, अंतर आणविक स्थान कम होगा। देखिए अंतर आणविक स्थान तो कम होगा, लेकिन इस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अट्रैक्शन फोर्सेस जो रहेगा, आकर्षण बल जो होगा वो बहुत अधिक होगा। इसके बीच का जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल मॉलिक्यूल्स के बीच का, वो क्या होगा? हाई अट्रैक्शन फोर्स, हाई अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल, आकर्षण बल क्या होगा? ज्यादा होगा। आकर्षण बल ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि ये जो है ना पार्टिकल, इसका पार्टिकल एकदम क्या होता है? क्लोजली पैक्ड रहता है, एकदम पैक है। देखिए पार्टिकल जो है क्लोजली पैक्ड है, तो ये क्या है? इसलिए इसका आकर्षण बल क्या है? ज्यादा रहता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, लकड़ी ठोस है, उसका क्या होगा? आकर्षण बल ज्यादा है, उसका स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी क्या कम रहेगा। ये सब एग्जांपल है। पेन तो ले ही लिए, टेबल ले लीजिए, स्टोन ले लीजिए, रबर ले लीजिए। अब बोलिएगा रबर कैसे ज्यादा रहेगा? रबर को तो खींचेंगे तो खींचा जाएगा रबर कैसे ज्यादा है? तो रबर को जब आप खींचते हैं तो एक समय आता है कि रबर टूट जाता है। तो जब रबर टूट जाता है मतलब क्या? उसका शेप क्या है? डिफिनिट है। रबर खींच रहा है तो टूट गया, टूटना नहीं चाहिए, वो तो फैलते जाना चाहिए। तो रबर क्या है? डिफिनिट शेप है, तो रबर भी इसका एग्जाम्पल है। तो सॉलिड स्टेट का एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? स्टोन ले लिए, रबर, और इसके बाद पेन, टेबल, कुछ भी ले लीजिए, सॉलिड है, जो सभी चीज सॉलिड है। अब चलते हैं लिक्विड स्टेट की ओर, समझते हैं लिक्विड क्या है। लिक्विड स्टेट, लिक्विड क्या है? लिक्विड बोलने, जब हम लिक्विड सबसे पहले बोलते हैं, द्रव बोलते हैं, तो द्रव अवस्था में आपको क्या समझ में आता है? पानी अवस्था, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था एग्जाम्पल है इसका पानी। इस एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। वाटर, पानी लिक्विड जैसे ही बोले तो आपके मन में सबसे पहला चीज चलता होगा पानी को लेते हैं। पानी को जिस भी बर्तन में रख देते हैं उसका क्या ले लेता है? उसका शेप ले लेता है। इसका मतलब क्या है कि पानी का अपना डेफिनिट शेप नहीं है। डेफिनिट शेप पानी का नहीं, इसका मतलब क्या? लिक्विड का अपना शेप नहीं होता है। लेकिन पानी जैसे लिए, 1 लीटर पानी लिए, तो पानी का जो वॉल्यूम है किसी भी बर्तन में डाल दीजिएगा, उसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा। तो जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वॉल्यूम क्या हो गया? उसका फिक्स हो गया। तो मतलब पानी का वॉल्यूम फिक्स है, इसका मतलब क्या? लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स है। तो इन चीजों को लिख लेते हैं। शेप क्या होगा? शेप डू नॉट फिक्स, निश्चित अनिश्चित आकार है। क्या है? अनिश्चित आकार। लेकिन वही वॉल्यूम क्या होगा? उसका फिक्स रहेगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 1 लीटर पानी किसी बर्तन में आप लीजिए तो वो 1 लीटर से 1.5 लीटर हो जाए। तो वॉल्यूम उसका क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो वॉल्यूम फिक्स्ड। आयतन उसका क्या है? आयतन निश्चित है। अब आयतन देखते हैं तो डेंसिटी देखते हैं। डेंसिटी, सॉलिड का डेंसिटी क्या था? हाई था। लेकिन सॉलिड का डेंसिटी और लिक्विड के डेंसिटी को हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसका जो डेंसिटी है, लिक्विड का डेंसिटी,
सॉलिड के डेंसिटी से, ठोस अवस्था से लिक्विड का डेंसिटी वो क्या रहता है, कम रहता है, डेंसिटी लेस रहता है। लेकिन किससे लेस रहता है, डेंसिटी कम रहता है विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड, विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड। सॉलिड, सॉलिड को क्या बोलते हैं, ठोस। डेंसिटी को क्या बोलते हैं, घनत्व। घनत्व, डेंसिटी को क्या बोलते हैं, घनत्व। अब देखिए इसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स बताए थे सॉलिड में, इंटर मोलिकुलर फोर्स, अंतर आणविक बल, और एक बताए थे अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स। देखिए या तो घनत्व देख लीजिए, या तो इंटरमोलिकुलर फोर्स देख लीजिए, या अट्रैक्शन फोर्स देख लीजिए। इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे सॉलिड की अपेक्षा, मतलब सॉलिड से कंपेयर करके देखेंगे। आकर्षण बल, आकर्षण बल, अंतर आणविक फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं। अंतर आणविक फोर्स को समझा दिए सॉलिड में। अंतर आणविक फोर्स जो है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वो सॉलिड से क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड, मोर विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड। ठोस से क्या होगा, ज्यादा होगा, इससे ठोस से। और अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। क्या लिखती है, देखिए जो लिख रहे हैं उसे आप थोड़ा मैनेज करके चलिएगा, क्योंकि पढ़ाते समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है लिखने में। अब देखते हैं, दो चीज को समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। लाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। अब हिंदी मीडियम वाले सोच रहे होंगे कि ये क्या लिख दिए एमोर्फस सॉलिड। इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन, तो समझ में आता है डायरेक्ट, क्रिस्टलाइन का क्रिस्टलीय ठोस होता है, ये ठोस। इसको अक्रिस्टलीय ठोस कर सकते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस, ये ठोस। या इसको एक चीज और कहते हैं, अनाकार, अनाकार, अनाकार ठोस। देखिए समझिए इसको, जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है ना, वो इरेगुलर होता है, कहाँ पे, एमोर्फस में। और जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, रेगुलर होता है क्रिस्टलाइन में। मतलब कि पार्टिकल का अरेंजमेंट करने का मतलब, एक पार्टिकल के बाद दूसरा पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल के बाद तीसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल के बाद चौथा। मतलब कि क्रिस्टलाइन में पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है जो क्या होता है, रेगुलर, रेगुलर पार्टिकल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। यहाँ क्या हो गया, रेगुलर, और यहाँ क्या होगा, एमोर्फस में इरेगुलर, इरेगुलर मतलब लगातार नहीं रहेगा। जो परमाणु का जो दूरी रहता है ना दूसरे परमाणु से, वो निश्चित दूरी पे और निश्चित कोण पे फिक्स रहता है। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे का आने का मतलब कि यदि उसका एंगल 30 डिग्री पे सजाया गया है, तो दूसरे से तीसरे, पहले से दूसरे 30 डिग्री, तीसरा क्या, दूसरा से तीसरा 30 डिग्री पे। मतलब कोण, इसका जो कोण है, कोण
एंगल एंड डिस्टेंस, कोण और दूरी जो है, दूरी डिस्टेंस, ये क्या रहेगा, सेम सेम। और एंगल, या तो इसमें एंगल और दूरी दोनों अलग अलग रह सकता है, या एंगल और दूरी में से दोनों कोई एक अलग रहेगा, इरेगुलर रहेगा। एंगल एंड डिस्टेंस नॉट सेम, नॉट सेम। एंगल एंड डिस्टेंस को तो कोण एंड दूरी लिख दिए हैं, समझ लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। पहले तो पानी लिए थे, मिल्क ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं जो भी लिक्विड है, पेट्रोल लिक्विड है, ठीक, कोई भी फॉर्म ले लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक, गैसेस, गैसियस स्टेट। गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था। चलिए ठीक है, गैसीय अवस्था को देखते हैं। गैसीय अवस्था में इसका जो शेप और वॉल्यूम है वो डिफिनिट नहीं रहता है गैस का। गैस का पार्टिकल कुछ यहाँ है तो वहाँ है, वहाँ है तो यहाँ है, मतलब हर पार्टिकल जो है अलग अलग दूरी पे रहता है। अंतर आणविक स्थान जो होता है ना उसका, इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो बहुत ज्यादा रहता है, जिसके कारण उसका जो शेप है और वॉल्यूम है वो क्या रहता है, डिफिनिट नहीं रहता। तो इसका नो डिफिनिट या इनडिफिनिट बोल सकते हैं, नो डिफिनिट शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। इसका अनिश्चित आकार और आयतन, इसका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, अंतराण्विक बल, अंतराण्विक स्थान, इंटरमोलिकुलर स्पेस अधिक रहता, अंतर आणविक स्थान क्या है, अधिक है, अधिक नहीं, बहुत अधिक है। क्या है, बहुत अधिक लिखते हैं, बहुत अधिक है, लार्ज, क्या है, लार्ज है। इसका जो अट्रैक्शन फोर्स रहता है इतना दूर रहता है कि अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल रहता है। अट्रैक्शन फोर्स क्या है इसका, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल को हिंदी में बोलते हैं नगण्य। क्या रहता है, नगण्य। आकर्षण बल जो इसका है लिख देते हैं, तो हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे कि सिर्फ इंग्लिश में सर लिख के निकल रहा है। चलिए, आकर्षण बल जो है अधिक रहता है, लेकिन जो इसकी कंप्रेसिबिलिटी रहती है ना वो बहुत अधिक रहती है। कंप्रेसिबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। हिंदी में के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो उसे आप भी नेग्लिजिबल करके चलिएगा, समझ लीजिएगा चीजों को। कंप्रेसिबिलिटी क्या है, हाई है। संपीड्यता क्या है, बहुत अधिक है, उच्च है। संपीड्यता क्या है, उच्च है। गैसेस स्टेट को समझ लिए। अब बढ़ते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा। बहुत जगह आपको प्लाज्मा के बारे में तो बताया ही नहीं जाता है, प्लाज्मा है क्या। प्लाज्मा को समझिए, प्लाज्मा का जो शेप है ना और साइज वो डिफिनिट नहीं रहता है, इनडिफिनिट रहता है। मतलब
indefinite, don't have definite shape and size, no definite, इसको कह सकते हैं no definite shape and size, no definite shape and size, अनिश्चित आकार और आयतन एवं आयतन देखिए प्लाज्मा के बारे में समझिए। प्लाज्मा की जो डिस्कवरी की थी सबसे पहले विलियम क्रूक्स साहब ने की थी। विलियम क्रूक्स साहब बोले थे, इसे प्लाज्मा नहीं बोले थे कि ये रेडिएंट मैटर है, रेडिएंट मैटर। फिर आए इरविन लैंगम्यूर साहब आए पिक्चर में, उन्होंने इसे कहा नहीं ये प्लाज्मा है। तो खोज किया था विलियम क्रूक्स, लेकिन इरविन लैंगम्यूर साहब ने इसका नाम दिया था प्लाज्मा। तो प्लाज्मा नाम कौन दिया था? नेम गिवन बाय इरविन लैंगम्यूर, हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि अंग्रेज का नाम है तो समझने में लिखने में थोड़ा तो दिक्कत होगा इन हिंदी मीडियम वालों का। इरविन लैंगम्यूर नाम दिया था, कौन किया था ये? नामाकरण हिंदी में लिख देते हैं भैया, किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए जब पढ़ा है तो। और दूसरा, ये खोजा कौन था? वो डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? डिस्कवरी की गई थी विलियम क्रूक्स, हिंदी में याद रखिए क्रूक्स। कौन किया था? विलियम क्रूक्स। विलियम भी लिख देते हैं, विलियम क्रूक्स। कौन किया था? विलियम क्रूक्स। कब किए थे? 1879 में। जो हमारा जो सन और स्टार का जो टेम्परेचर आप देखते हैं ना, वो एक्चुअली प्लाज्मा के कारण होता है। प्लाज्मा क्या है? गैस के आयोनाइज्ड स्टेट को, आयनीकृत अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। गैस के आयनीकृत अवस्था को ही प्लाज्मा कहा जाता है। तो इसको लिख लेते हैं। सन एंड स्टार, सूर्य और तारे। सूर्य और तारे का जो टेम्परेचर है ना, किसके कारण है? प्लाज्मा के कारण। प्लाज्मा है क्या? गैस का आयोनाइज्ड स्टेट है। आयोनाइज्ड स्टेट क्या है? प्लाज्मा। आयोनाइज्ड स्टेट को हिंदी में कहते हैं आयनीकृत अवस्था। आयोनाइज्ड को समझने की कोशिश करते हैं। आयोनाइज्ड दो टर्म से डिवाइड, अनायन और कटायन। ऋणावेशित इसको कहते हैं हिंदी में, ऋणावेशित। देखिए, यदि आप किसी से कर्जा ले रहे हैं तो आप क्या जा रहे हैं? निगेटिव में जा रहे हैं। आपके पास एक भी रुपया नहीं, आप 10 रुपया किसी से कर्जा ले लिए, तो इसका मतलब क्या? आप निगेटिव में चले गए। तो ये कौन सा चार्ज अनायन के पास होता है? निगेटिव। इसलिए इसको हिंदी में कहा जाता है ऋणावेशित। आप क्या कर रहे हैं? ऋण ले रहे हैं तो निगेटिव। और कटायन, तो अनायन का उल्टा क्या होगा? कटायन होगा पॉजिटिव। वेशित। ठीक, समझिए अब इसको। जब अनायन और कटायन प्लाज्मा में क्या होता है? बराबर रहता है। और प्लाज्मा को जब डी आयोनाइज करते हैं तो किस अवस्था में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। तो यहाँ क्या बताए थे? गैस के आयोनाइज्ड अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। वही प्लाज्मा के डी आयोनाइज्ड स्टेट को
डी आयोनाइज्ड स्टेट को क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। प्लाज्मा को क्या कहेंगे? डी आयोनाइज्ड हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। और यहाँ पे क्या रहेगा प्लाज्मा में? कटायन और अनायन बराबर, कटायन और अनायन बराबर रहेगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेट ऑफ फिफ्थ स्टेट। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देगा कि बीसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है वो कौन सा स्टेट है मैटर का, तो आप बोलिएगा मैटर का ये कौन सा स्टेट है? फिफ्थ स्टेट। यदि ऑप्शन में फिफ्थ स्टेट दिया रहेगा तो आप फिफ्थ स्टेट टिक मार कर आइएगा। चलिए, बोस आइंस्टीन कंडन स्टेट, इसको शॉर्ट में लिखेंगे बीईसी, हिंदी में भी लिख देते हैं भैया इसे, बोस आइंस्टीन कंडन सेट। बोस, हमारे बोस साहब सत्येंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। यहाँ कौन थे? सत्येंद्र बोस, बोस सत्येंद्र नाथ बोस। चलिए, बोस आइंस्टीन जान लेते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। देखिए, फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए कुछ गणना की गई थी। वो गणना किए थे हमारे सत्येंद्र नाथ बोस। जब सत्येंद्र नाथ बोस उस गणना किए थे तो उसके आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस भविष्यवाणी की थी कि ये क्या है? फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर है। ये क्या है? फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर। चलिए देखते हैं, लिखते हैं इसको। ये क्या है? फिफ्थ स्टेट लिखिए, स्टेट ऑफ मैटर। द्रव की पांचवी अवस्था, इसको हिंदी में देख लीजिए। द्रव की पांचवी अवस्था के लिए क्या किया था? कुछ गणना की गई थी, कुछ गिनती किया था, काउंटिंग की गई थी। गणना काउंटिंग किया था। काउंटिंग कौन किए थे? हमारे सत्येंद्र नाथ बोस किए थे। सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस ने कुछ गणना की थी। बोस कुछ काउंटिंग किए थे, इसी के आधार पर भविष्यवाणी की गई थी। भविष्यवाणी कौन किया था? भविष्यवाणी आइंस्टीन साहब ने। आइंस्टीन साहब ने भविष्यवाणी किया था और कहा था ये क्या है? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बीईसी की गणना की थी। एक्चुअली ये जो है ना, वो अवस्था प्राप्त किया जाता है, ये आपको नेचर में मिलेगा नहीं अवस्था, इसे लैब में प्राप्त किया जाता है। तो इसे समझते हैं सत्येंद्र नाथ बोस। अब सत्येंद्र नाथ बोस का नाम आया तो इसने बोसोन पार्टिकल, क्या? बोसोन पार्टिकल नाम दिया था, बोसोन। तो बोसोन में अभी हिग बोसोन न्यूज में चल रहा था कुछ साल पहले। हिग बोसोन, इसको क्या कहा जाता है? हिग बोसोन को जो डिस्कवरी किया था वो सर्न के द्वारा किया गया था। सर्न कहने का मतलब हुआ यूरोपियन काउंसिल फॉर, ये करेंट अफेयर्स की चीज है लेकिन बता देते हैं जब आ गया तो बीच में। न्यूक्लियर रिसर्च, यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। सर्न जो है फिजिक्स का लैबोरेटरी है, फिजिक्स का लैब है, फिजिक्स का लैब है।
यहाँ CERN जो है हिग्स बोसन पार्टिकल की खोज की है। CERN का अभी जो मेंबर है 23 कंट्री है, 23 कंट्री। इंडिया भी इसका पार्ट है, इंडिया 2017 में इसका पार्ट बना था। ऐसे तो बहुत पहले से, लेकिन मेंबर बना 2017 में। इसका जो लेबोरेटरी है वो कहाँ है? फ्रांस में है, तो हिग्स बोसोन, देखिए बोसोन के डिफरेंट टाइप्स हैं। हिग्स बोसोन हो गए, ग्लूऑन्स हो गए, जेड बोसोन हो गए, फोटोन हो गए। फोटोन को कहा जाता है गामा बोसोन। फोटोन को क्या कहा जाता है? गामा बोसोन। ये थोड़ा देख लेते हैं बोसोन को भी, उसके बाद चलते हैं उस टॉपिक पे। बोसोन को देख लेते हैं। बोसोन हो गया फोटोन को गामा बोसोन भी कहा जाता है, गामा बोसोन। चलिए, हो गया हिग्स बोसोन। ये सब आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्लूऑन्स, एक होता है ग्लूऑन्स, WZ बोसोन। जेड सोचेंगे कैसे लिख दिए भैया, चलिए जेड लिखते हैं, WZ बोसोन, ग्लूऑन्स, हिग्स बोसोन जो है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है सभी चीज के मास के लिए। इसको क्या कहा जाता है? गॉड पार्टिकल्स। ये आपका क्वेश्चन में आ सकता है क्योंकि करेंटली ये न्यूज में था। ये क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मास के लिए, मास ऑफ एवरीथिंग के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मास टू एवरीथिंग। देखिए ग्लूऑन्स जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स करने का मतलब हुआ बहुत मजबूत नाभिकीय बल के लिए। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। WZ जो रिस्पॉन्सिबल है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझिएगा। ग्लूऑन्स जो है रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए, वहीं WZ बोसोन रिस्पॉन्सिबल है वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए, नाभिकीय बल। और वहीं फोटोन गामा रिस्पॉन्सिबल है वीक फोर्स, गामा रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थोड़ा सा देख लिए, ये एक्स्ट्रा हो गया, ऐसा पूछना नहीं चाहिए। वैद्युत चुंबकीय बल। चलिए लौट के चलते हैं हम पहले, क्या हम पढ़ रहे थे? गैस आयोनाइज्ड कटायन तो पढ़ लिए। BEC सत्येंद्र नाथ बोस। चलिए सत्येंद्र नाथ बोस के पास लौट के चलते हैं। अब देखते हैं सत्येंद्र नाथ बोस जब उसका गणना किया था तब उस पर कौन भविष्यवाणी किया था? उस पर भविष्यवाणी किया गया था किसके द्वारा? आइंस्टीन साहब के द्वारा। ये 5th स्टेट्स ऑफ मैटर है। 5th स्टेट BEC का जो टेम्परेचर होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन किसके, केल्विन को 0 डिग्री केल्विन के बराबर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखिएगा, ये आपको पूछ सकता है सवाल में कि 0 डिग्री केल्विन बराबर कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। देखिए इसका जो तापमान है 0 डिग्री है, मतलब शून्य है।
जब हम ठंडा कर, अच्छा BEC के बारे में हो गया इतना, आप समझिए इसको। जब किसी परमाणु को हम ठंडा करते हैं ना, तो उसकी जो मुक्त ऊर्जा है वो लगभग समाप्त हो जाती है और वह एटम के रूप में परिवर्तित होती है, वह एक परमाणु के रूप में। मतलब कि BEC को जब हम ठंडा करेंगे तो उसका जो परमाणु की जो ऊर्जा रहेगी वो लगभग समाप्त हो जाती है और वो एक एटम के रूप में प्रतीत करने लगता है। तो इसी को पे रिसर्च किया था 3 साइंटिस्ट, जिसको 2001 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। तो वो साइंटिस्ट थे एरिक ए कार्नेल और एक तो थे वोल्फगैंग कार्टेल, वुल्फगैंग कार्टेल, एंड तीसरे थे कार्ल ई बीमैन। तो BEC की अवस्था को प्राप्त किसने किया था? 3 साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। एक तो थे एरिक, याद रखिएगा, एक वो एरिक थे, एक वोल्फगैंग थे और तीसरे थे कौन थे? बीमेन। इनका पूरा नाम लिख दें, कार्ल ई बीमेन, वोल्फगैंग केट्रले और एरिक ए कार्नेल। इन तीनों को क्या मिला था? BEC की अवस्था प्राप्त करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज। इसलिए इनका नाम क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। कब मिला था नोबेल प्राइज? 2001 में। किस क्षेत्र में मिला था? फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था, फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था, भौतिक का। चलिए BEC हो गया। अब कुछ समझते हैं, चेंजेस को देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स है जो इससे रिलेटेड है स्टेट्स ऑफ मैटर से, तो उन चीजों को समझते हैं। जैसे ले लेते हैं हम सॉलिड और लिक्विड। देखिए सॉलिड लिक्विड को सॉलिड में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फ्रीजिंग मतलब क्या? हिमीकरण हो गया, हिमीकरण। वही जब कोई भी अवस्था में सॉलिड जब लिक्विड के रूप में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग, गलन। क्या? गलन। या कह सकते हैं इसको पिघलना कहते हैं, समझने के लिए समझ लीजिए, पिघलना। जब सॉलिड अवस्था से कोई भी चीज लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट होगी तो उसे मेल्टिंग कहेंगे, और जब लिक्विड अवस्था से कोई भी चीज सॉलिड अवस्था में चेंज होगी तो उसे क्या कहेंगे? फ्रीजिंग कहेंगे। ये ठोस और ये हो गया द्रव, ठोस और द्रव। अब देखते हैं दूसरे को, गैस और लिक्विड को ले लेते हैं। गैस और लिक्विड को देखिए, रिलेशन बना के समझाने का मतलब है कि यदि दोनों का रिलेशन बना के समझेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। पिक्चर के रूप में यदि हम समझाएंगे कोई चीज तो आपके दिमाग में अच्छा से रहेगा। देखिए यदि गैसेस स्टेट में कोई पदार्थ है और वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? गैसेस से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसको कहेंगे कंडेंसेशन। मतलब संघनन, हिंदी में बोलते हैं उसको संघनन। और यदि कोई चीज गैस से लिक्विड में चेंज हुआ और लिक्विड से यदि गैस में चेंज हो रहा है कोई चीज तो उसको कहते हैं वेपोराइजेशन। चलिए स्पेलिंग मिस्टेक तो थोड़ा बहुत चलेगा क्योंकि बाष्पीकरण हम समझाने पे ध्यान दे रहे हैं। स्पेलिंग मिस्टेक को आप अपने से थोड़ा एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद समझने की कोशिश करते हैं हिमीकरण और गलन
बाष्पीकरण और संघनन तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया हो। अच्छा, कंडेंसेशन का एग्जांपल देख लेते हैं। कंडेंसेशन का एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के थ्रू यदि समझने की कोशिश करेंगे तो जैसे वायु है, हमारे वायु में जल वाष्प प्रेजेंट है, और जल वाष्प जब जल में कन्वर्ट होता है, जल वाष्प जब जल में कन्वर्ट होता है मतलब पानी पड़ रहा है, ठीक, तो पानी में कन्वर्ट होकर गिर रहा है वाष्प, तो उसे क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। क्या हो रहा है? कंडेंसेशन। वायु में उपस्थित जल जब वायु में उपस्थित जल वाष्प का जल में बदलना, का जल में बदलना क्या हो गया? कंडेंसेशन। अब समझते हैं कंडेंसेशन। देखिए, सॉलिड और गैस के कन्वर्जन को देखते हैं। गैस लिक्विड देख लिए, सॉलिड लिक्विड देख लिए, अब सॉलिड और गैस के कन्वर्जन को देखते हैं। सॉलिड और गैस के कन्वर्जन को देखते हैं। देखिए, सॉलिड से यदि कोई भी चीज गैस में बदल रहा है तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। कोई भी पदार्थ जब बदल रहा है सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में यदि कोई चीज बदल रहा है तो उसे क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। वाटर। चलिए, समझ लिए। जैसे कि आप ले लीजिए एग्जांपल कपूर। कपूर को जला रहे हैं आप, तो क्या कर रहा है वो? डायरेक्ट क्या चीज में बदल रहा है? गैस में बदल रहा है। यदि ड्राई आइस को ले लेते हैं तो ड्राई आइस क्या होता है? डायरेक्ट क्या चीज में बदलता है? गैस में बदलता है। और एक एग्जांपल ले लीजिए, बेंजोइड एसिड को ले लीजिए, तो ये क्या चीज में? गैस में बदलता है। बेंजोइड एसिड जब हम पढ़ाएंगे आगे तो आप इन चीजों से आप धीरे धीरे फेमिलियर होते जाइएगा कि एक्चुअली है क्या, तो हम पूरा चीज को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो आप इन चीजों को समझिए। सॉलिड से गैस में बदल गया तो क्या है? सब्लिमेशन कहलाया। एग्जांपल सब्लिमेशन का ले लेते हैं। कैम्फर, कपूर। कपूर को जला दिए, कपूर का जलना। नेफ्थलीन का बॉल भी ले सकते हैं। नेफ्थलीन। बेंजोइड एसिड ले सकते हैं। ड्राई आइस का बदलना लिख सकते हैं। ड्राई आइस क्या होगा? डायरेक्ट गैस में बदलेगा। इसका एग्जांपल लिए। अब देखते हैं, जब गैस सॉलिड में बदलता है तो उसको क्या कहते हैं? जब गैस को सॉलिड में हम बदलेंगे तो उसको कहते हैं निक्षेपण। निक्षेपण मतलब डिपोजिशन। डिपोजिशन। जब गैस सॉलिड में बदलेगा तो क्या होगा? निक्षेपण। 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 डिपोजिशन। डिपोजिशन। जैसे जलवाष्प है वो सीधे वर्षा में परिवर्तित हो जाए विंटर में तो उसको क्या कहते हैं? क्या, सॉरी, डिपोजिशन। एक स्टेट को और देखते हैं। गैस और प्लाज्मा, इसे बता चुके हैं लेकिन यहाँ पे इस फॉर्म में देख लेते हैं। गैस का प्लाज्मा में और प्लाज्मा का गैस का प्लाज्मा में और प्लाज्मा का गैस में बदलना समझिए। गैस जो प्लाज्मा में बदलता है उसे उस प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइज। गैस प्लाज्मा में बदल रहा है तो उसे कहेंगे आयोनाइज्ड स्टेट, आयनीकरण। और यदि प्लाज्मा गैस में बदल रहा है तो उसे कहेंगे डीआयोनाइजेशन।
तो ये क्या हो जाएगा, वियानीकरण। चलिए, तो केमिकल स्टेट्स को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी कुछ टॉपिक्स हैं उसे नेक्स्ट क्लास में देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, बाकी यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में उसे समझाने की पूर्णतः कोशिश करेंगे और आपके पास एक भी कंफ्यूजन ना रहे, इतना कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में केमिकल क्लासिफिकेशन में और कुछ